What does it feel like to feel something? हेलो फ्रेंड्स, तो मूवी की शुरुआत होती है 2063 से और हमें एक सेमिनार को दिखाया जाता है जहां बहुत सारे साइंटिस्ट मौजूद होते हैं। हमें बताया जाता है कि पृथ्वी अब बहुत ही ज़्यादा गर्म होने लगी है और यहां पर कई बीमारियां भी फैल रही है और इंसानों के लिए अब पृथ्वी पर रहना आसान नहीं था। इस कारण उन लोगों को इंसानों की प्रजाति को बनाए रखने के लिए एक अलग प्लेनेट की ज़रूरत है जो बिल्कुल पृथ्वी की तरह ही हो। वहाँ मौजूद कई साइंटिस्ट इस बारे में ही चर्चा कर रहे होते हैं। इस दौरान एक साइंटिस्ट सभी लोगों को बताती है कि उन्होंने इस तरह का एक प्लैनेट खोज लिया है जहां पर वो लोग आर्टिफिशियल बेबी सेल को बड़ा करके उस प्लैनेट पर भेजेंगे, क्योंकि उस प्लैनेट पर पहुंचने के लिए उन्हें कम से कम 86 सालों का लंबा इंतज़ार करना होगा। और इस दौरान अगर कोई न्यू जनरेशन वहां पर जाएगी तो वो 86 सालों के अंदर ही खत्म हो जाएगी। इस कारण वो लोग फैसला करते हैं कि वो आर्टिफिशियल बेबी सेल से प्रोड्यूस बच्चों को उसी प्लैनेट पर भेजेंगे जो सेकेंड जनरेशन की होगी और वही जनरेशन थर्ड जनरेशन को प्रोड्यूस करेगी ताकि वो उस प्लैनेट पर एक बार फिर से इंसानों को सरवाइव करवाने के लिए अपने बच्चे पैदा कर सके जो उस प्लैनेट पर रहकर इंसानी प्रजाति विलुप्त होने से बचा सके। इसके लिए वो 29 बच्चों को आर्टिफिशियल तरीके से पैदा करते हैं और उन लोगों को वहीं उसी लैब के अंदर ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद हमें रिचर्ड नाम के एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो उसी लैब में जा रहा होता है जहाँ पर उन्हीं बेबी सेल से कुछ बच्चों को प्रोड्यूस किया जा रहा है और ये बच्चे उन्हीं साइंटिस्टों के स्पर्म से प्रोड्यूस किए गए हैं ताकि उनके अंदर उन्हीं तरह के कुछ फीचर्स आ जाएं और उनका दिमाग भी उन्हीं साइंटिस्ट की तरह ही तेज हो। हालांकि उन साइंटिस्ट और ना ही उन बच्चों को पता था कि उनके पेरेंट्स कौन हैं, ना ही वो साइंटिस्ट उनको बताना चाहते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी ट्रेनिंग में किसी तरह की भी कोई रुकावट आए। उस ट्रेनिंग के दौरान बच्चे बचपन में थे, इस कारण उनका मन बहलाने के लिए रिचर्ड उन लोगों के पास जाता था और उन्हें ट्रेनिंग दिया करता था। इस बीच रिचर्ड उन लोगों के बहुत करीब आ गया था। एक रात रिचर्ड को एक बच्चा जिसका नाम जैक है वो अपने पास बुलाता है और उसे बताता है कि उसे यहाँ बहुत डर लग रहा है। तो रिचर्ड उसे समझाता है और बताता है कि वो उसके पास है तो वो ना डरे। अगले दिन हमें रिचर्ड और उस मिशन की इंचार्ज को दिखाया जाता है जहाँ मिशन इंचार्ज रिचर्ड को भी उन्हीं बच्चों के साथ उस प्लेनेट पर जाने के लिए कहती है ताकि वो इस मिशन के दौरान उन लोगों को संभाल सके और उन्हें इंस्ट्रक्शन दे सके। रिचर्ड भी उनकी ये बात मान लेता है और अब उन लोगों के साथ जाने के लिए तैयार था। उससे भी उन लोगों के साथ जाने का मन था क्योंकि वो उन बच्चों के बहुत ही ज़्यादा करीब आ गया है। इसके बाद उन्हीं बच्चों के साथ रिचर्ड को पृथ्वी से उसी प्लेनेट की तरफ भेज दिया जाता है जहाँ रिचर्ड आखिरी बार पृथ्वी को देखकर निहार रहा होता है क्योंकि वो जानता है कि वो अब दोबारा इस पृथ्वी पर नहीं लौटेगा। इसके बाद हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और वो बच्चे अब बड़े हो चुके थे जहाँ पर हम देखते हैं रिचर्ड भी वहीं मौजूद है जो उन लोगों को दिन रात ट्रेनिंग दे रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि वो बच्चे बिना किसी इमोशन के ही उस शिप पर मौजूद थे और अपना काम टाइम पर कर लिया करते थे। उन्हें किसी भी तरह की अलग एक्टिविटी नहीं कराई जाती थी, उन्हें सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग ही दी जाती थी। इस दौरान उन्हें एक ब्लू कलर का लिक्विड भी पिलाया जाता था जो उनकी इमोशन और डिज़ायर को कंट्रोल करता था ताकि वो बच्चे किसी आम इंसानों की तरह बिहेव ना करें और इस मिशन को कंप्लीट कर सकें। उन बच्चों का डेली रूटीन फिक्स होता है, वो अपना अपना काम निपटा कर सो जाया करते थे। यहाँ हमें पता चलता है कि वो सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं और उन सभी बच्चों में कोई इंजीनियर तो कोई डॉक्टर या तो कोई और खूबी वाला है। उन लोगों को इसी तरह ट्रेन किया जा रहा है ताकि वो आने वाली जनरेशन को भी इसी तरह ट्रेन कर सकें। इसके बाद हमें सेला नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो रिचर्ड के पास आकर उसे बताती है कि इस शिप में मौजूद सारे लोगों की जिंदगी बोरिंग सी है, उनके लिए किसी भी तरह की एंटरटेनमेंट या मनोरंजन करने वाली कोई भी एक्टिविटी नहीं है। रिचर्ड उसे बताता है कि हमें इंसानों की प्रजाति बचाने के लिए यहाँ पर भेजा गया है, न कि यहाँ पर मजे करने के लिए। इस बीच रिचर्ड सेला को उसके ग्रैंड पेरेंट्स की पिक्चर दिखाता है। ये देखकर सेला बहुत ही ज्यादा खुश होती है। इसके बाद हम क्रिस्टोफर नाम के एक लड़के को देखते हैं जो बॉटनिकल साइंटिस्ट है जो शिप पर रहते हुए आने वाली जनरेशन के लिए क्रॉप प्रोडक्शन देख रहा होता है। इस दौरान वो उन पौधों में एक तरह का लिक्विड देखता है जिसके बारे में उसे भी कुछ भी जानकारी नहीं थी। वो नेट पर भी उन केमिकल के बारे में सर्च करता है लेकिन उसे कुछ जानकारी नहीं मिलती। ये सारी बातें वो रिचर्ड को भी बताता है लेकिन रिचर्ड उसे अपने काम पर ध्यान देने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। क्रिस्टोफर को कहीं न कहीं लगता था कि रिचर्ड उन लोगों से इस केमिकल के बारे में कुछ छुपा रहा है
इस कारण वो अपने ही एक साथी जैक को, जो कि हैकिंग में एक्सपर्ट था, उसे बुलाता है और उससे शिप पर मौजूद कंप्यूटर को हैक करवाकर उन केमिकल के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है। इस दौरान उनको पता चलता है कि ये वही लिक्विड है जो उन्हें रोज सुबह पिलाया जा रहा है, जिससे उनकी इमोशन और डिजायर को कंट्रोल किया जा रहा है। अब क्रिस्टोफर और जैक दोनों अगले दिन उस लिक्विड को नहीं लेते और ये बात वो अपने कुछ साथियों को भी बता देते हैं कि उन लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। उन्हें जबरन ही उस ब्लू लिक्विड को पिलाया जा रहा है ताकि वो इंसानों की तरह न रहे और मशीन की तरह ही काम करते रहें। इसके बाद क्रिस्टोफर रिचर्ड के पास जाकर सारी बातें बताता है। वो बताता है कि वो लोग उन्हें धोखा दे रहे हैं, लेकिन रिचर्ड उसकी किसी भी बात से एग्री नहीं करता। वो बताता है कि वो सिर्फ और सिर्फ इंसानों को बचाने के लिए ये मिशन कंप्लीट करना चाहता है। इसके बाद हम रिचर्ड को देखते हैं जो अपने मिशन कंट्रोल रूम में उस मिशन इंचार्ज के लिए एक वीडियो शूट करता है, जहां वो अपने सीनियर को बताता है कि हमें किसी भी हाल में इन बच्चों को बता देना चाहिए कि वो किस तरह के मिशन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ मौजूद सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है जो कभी ना कभी इस बात की जानकारी इकट्ठा कर ही लेंगे और ये बात पता चलने पर उन्हें बहुत ही ज़्यादा दुख होगा। अब रिचर्ड उस मैसेज को सेंड कर देता है। उस मैसेज को धरती तक पहुंचने के लिए 2 महीने लगने वाले थे। इसके बाद हम क्रिस्टोफर को देखते हैं जो सैला को देखकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगा है। इससे पहले कि क्रिस्टोफर सैला को प्रपोज करता, वहाँ पर जैक आता है और अपने दिल का हाल सैला के सामने जाहिर करता है और उसे प्रपोज करता है। तभी वहाँ पर रिचर्ड आता है जो जैक को सैला से दूर रहने का कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम जैक और क्रिस्टोफर को देखते हैं जो वर्कआउट के दौरान बहुत ही ज़्यादा खुश थे। यहाँ हमें पता चलता है कि वो दोनों जो ब्लू लिक्विड नहीं पी रहे थे, उसी के कारण इस तरह की एक्टिविटी करने का मन उनका हो रहा है और वो एक इंसानों की तरह ही अपनी लाइफ एंजॉय कर पा रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उस शिप में एक अजीब तरह की वाइब्रेशन होने लगी है और शिप के अंदर मौजूद सभी लोग डर जाते हैं क्योंकि शिप के अंदर अजीब सी आवाज़ें भी आ रही होती है। इस कारण क्रिस्टोफर और जैक मॉनिटरिंग रूम में जाते हैं, जहाँ पर एक लड़का जो शिप को मॉनिटर कर रहा होता है, वो उन लोगों को बताता है कि उसने शिप के बाहर के कैमरे चेक कर लिए लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आया। तो जैक उस लड़के से पूछता है कि क्या शिप के बाहर भी कोई दुनिया मौजूद है। तो वो लड़का बताता है कि क्यों नहीं, हम लोग जिस तरह से इस शिप पर मौजूद है उसी तरह कोई ना कोई प्रजाति शिप के बाहर भी मौजूद हो सकती है। लेकिन क्रिस्टोफर उन दोनों की बात से एग्री नहीं करता क्योंकि रिचर्ड ने उसे बताया था कि इस तरह की प्रजाति एलियंस वगैरह कुछ नहीं होते हैं। जैक बताता है कि रिचर्ड एक झूठा इंसान है जो हर समय झूठ ही बोलता रहता है। इसके बाद जब क्रिस्टोफर और जैक सोने के लिए जा रहे होते हैं, तब वो रिचर्ड के रूम में सैला को देखते हैं, जहाँ रिचर्ड सैला के कंधे पर हाथ रखकर उससे बात कर रहा था। ये देखकर जैक को जलन होने लगती है। इसके बाद उन सभी लोगों को रिचर्ड द्वारा बताया जाता है कि किसी टेक्निकल एरर के कारण हमारा पृथ्वी से कांटेक्ट टूट गया है और इसे ठीक करने के लिए उन लोगों को शिप के बाहर जाना होगा और इस काम के लिए वो अपने साथ जैक को ले जाना चाहता है। जैक जब अपना सूट पहनने के लिए जाता है तो उसे वहाँ पर सैला नजर आती है, जिसे देखकर वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर रिचर्ड आता है, जिसे देखकर जैक वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद रिचर्ड फैसला करता है कि वो अपने साथ क्रिस्टोफर को स्पेस में ले जाएगा। जब रिचर्ड और क्रिस्टोफर उस एरर को ठीक कर रहे होते हैं, तभी उन्हें एक जोरदार का झटका लगता है और रिचर्ड इस दौरान घायल हो जाता है। उसकी बॉडी पूरी तरह से जल चुकी थी। किसी तरह क्रिस्टोफर उसे लेकर अंदर आता है। थोड़ी देर बाद रिचर्ड की मौत हो जाती है और शिप की सारी मशीनें और इक्विपमेंट्स जलने लगते हैं और अंदर मौजूद सारे बच्चे बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि उनका लीडर रिचर्ड मारा जा चुका है और उन लोगों को लगता है कि शायद शिप के बाहर किसी तरह के एलियन मौजूद हैं जिसने रिचर्ड को मारा है। अब उस शिप पर कोई भी लीडर मौजूद नहीं था। इस कारण जैक वहाँ का लीडर बनना चाहता था, लेकिन ये रूल नहीं था। रूल के हिसाब से लीडर चुनने के लिए वहाँ वोटिंग की जाती है और इस वोटिंग में क्रिस्टोफर जीत जाता है और अब वो उस शिप का लीडर होता है और उसकी बात हर एक को माननी पड़ेगी। जैक भी न चाहते हुए बुरे मन से क्रिस्टोफर को कॉन्ग्रेचुलेट करता है। इसके बाद नया लीडर क्रिस्टोफर सभी लोगों को बताता है कि सबसे पहले हमें शिप में हुए डैमेज को एक बार फिर से ठीक करना है ताकि वो लोग यहाँ पर सरवाइव कर पाएं। इसके बाद उसकी बात को मानकर सभी लोग शिप के डैमेज को ठीक करने लगते हैं। इसके बाद हम क्रिस्टोफर और सैला को देखते हैं जो रिचर्ड के रूम में बैठकर उसकी उस वीडियो को देख रहे होते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि रिचर्ड उन बच्चों से कितना प्यार करता था। ये सारी बातें जानने के बाद क्रिस्टोफर और सैला बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और इसी बीच वो एक दूसरे के करीब भी आ जाते हैं। ये सब देखकर जैक को फिर से जलन होने लगती है। इसके बाद जैक वहाँ मौजूद सारे लोगों को बताता है
कि उन्हें उस ब्लू लिक्विड को नहीं पीना चाहिए। उसकी बात मानकर सभी लोग ब्लू लिक्विड पीना बंद कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि शिप का माहौल पूरी तरह से बिगड़ चुका है। वहाँ मौजूद सारे बच्चे अब इमोशन और डिजायर को महसूस कर पा रहे थे और जैसी लाइफ रिचर्ड के मौजूद होने पर वहाँ थी, उस तरह का डिसिप्लिन अब वहाँ पर बिल्कुल नहीं था, क्योंकि अब वो लोग इंसानी रूप में कन्वर्ट हो चुके थे, जिन्हें अब हर तरह की इमोशन और कंट्रोल को समझना आ चुका था। वो अब एक इंसान की तरह ही उस शिप पर अपनी लाइफ बिताने लगते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि वो शिप के सारे नियम और कानून को ताक पर रखकर अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं। कोई भी वहाँ के रूल को फॉलो नहीं कर रहा। ये सब देखकर क्रिस्टोफर बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। इसके बाद जैक सभी लोगों को बताता है कि उसने और उसके एक साथी ने एक रूम के अंदर एक एलियन को देखा है जो उन लोगों पर अटैक कर रहा था, लेकिन किसी तरह वो अपने आप को बचाकर वहाँ से भाग आए। लेकिन क्रिस्टोफर और उसके कुछ साथियों को जैक की किसी भी बातों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा ही झूठ बोला करता है। इस दौरान कई लोग जैक की तरफ हो जाते हैं और जैक अपनी एक अलग टीम बना लेता है ताकि वो शिप पर राज कर सके। इसके बाद हम क्रिस्टोफर और उसके साथियों को देखते हैं जो रिचर्ड की मौत का पता लगाने के लिए एक हार्ड ड्राइव में मौजूद फाइल को ऑन करते हैं, जिससे उन्हें सीसीटीवी कैमरे से पता चलता है कि रिचर्ड की मौत का जिम्मेदार जैक है, क्योंकि जब रिचर्ड रेडियो कनेक्शन ठीक करने गया था तो जैक ने ही वहाँ की हिट को हाई कर दिया था, जिस कारण रिचर्ड की जलने के कारण मौत हो गई थी। और ये सब बात जानने के बाद क्रिस्टोफर और वहाँ मौजूद लोग जैक से नफरत करने लगते हैं, क्योंकि उसने उनके ही लीडर को खत्म कर दिया। रिचर्ड को खत्म करने के बाद उसने उस रूम में भी आग लगा दी जहाँ पर उसके खिलाफ कंप्यूटर में सबूत होते हैं, ताकि उसे कोई भी पकड़ ना सके। और उसने सभी को यकीन दिला दिया कि सच में ही उस शिप पर कोई एलियन मौजूद है जिसने रिचर्ड को खत्म कर दिया है। इसके बाद क्रिस्टोफर जैक की सारी सच्चाई सभी लोगों के सामने लाता है और बताता है कि किस तरह रिचर्ड को जैक ने खत्म कर दिया था। लेकिन इस बार भी जैक अपनी गलती नहीं मानता और वो बताता है कि वो एलियन रिचर्ड की ही बॉडी में मौजूद था, जो उन लोगों को कंट्रोल कर रहा था और उन्हें एक अच्छी लाइफ जीने नहीं दे रहा था। वहाँ मौजूद सारे लोग जैक की बातों में आ जाते हैं। जैक बताता है कि अब वो एलियन किसी और इंसान के अंदर मौजूद है और वो वही खड़े पीटर नाम के एक लड़के के अंदर उस एलियन के मौजूद होने का शक जाहिर करता है। इसके बाद वहाँ मौजूद सारे लोग पीटर को भगा भगा कर मार देते हैं और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद क्रिस्टोफर और उसके कुछ साथी ही एक रूम में अलग जगह होकर मीटिंग कर रहे होते हैं, जहाँ कुछ लोग बताते हैं कि हमें जैक की टीम में हो जाना चाहिए, नहीं तो वो हम लोगों को भी खत्म कर देगा, क्योंकि हम लोगों के पास किसी तरह के हथियार मौजूद नहीं है जिससे हम जैक और उसकी टीम का सामना कर सकें, क्योंकि जैक की टीम में बहुत सारे लोग हैं जो हमें आसानी से खत्म कर सकते हैं। इसके बाद क्रिस्टोफर को एक सीक्रेट रूम के बारे में याद आता है जिसके बारे में उसे रिचर्ड ने बताया था और उसे लगता है कि शायद उसी सीक्रेट रूम में कुछ हथियार मौजूद होंगे। इस कारण वो उस रूम के पास आकर उस रूम को खोलने लगता है, लेकिन उस रूम में लॉक होता है, इस कारण वो उस रूम को नहीं खोल पाते। तभी वहाँ पर जैक की टीम के ही 2 मेंबर मौजूद होते हैं जो उन लोगों को वहाँ देख लेते हैं और इस बारे में जैक को भी बता देते हैं। जैक अपने सारे साथियों को लेकर उस रूम के पास आता है और उस दरवाजे को तोड़ देता है जहाँ उन्हें बहुत सारे हथियार मिलते हैं। इस बात की जानकारी क्रिस्टोफर के कुछ साथियों को भी पता चल चुकी थी, इस कारण वो भी अब जैक की टीम में शामिल हो जाते हैं। इसके बाद उन्हीं लोगों के कारण जैक को पता चलता है कि आखिर क्रिस्टोफर अपने साथियों के साथ कहाँ छुपा हुआ है। वो लोग वहाँ जाकर उन तीनों को पकड़ लेते हैं। इस दौरान एक लड़की जो क्रिस्टोफर की टीम में थी वो जैक को बताती है कि वो सारे रूल और रेगुलेशन तोड़ रहा है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी एक लड़का जिसके हाथों में गन थी वो उस लड़की को शूट कर देता है, जिससे उस लड़की की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद जैक अपना अगला शिकार क्रिस्टोफर को बनाना चाहता था, लेकिन किसी तरह क्रिस्टोफर वहां से भागने में कामयाब होता है। मौका देखकर सैला भी उसी के साथ वहां से भाग जाती है। दोनों भागते हुए एक रूम में जाकर छुप जाते हैं, लेकिन जैक की टीम का एक मेंबर उन लोगों का पीछा कर रहा था और वो उसी रूम में आ जाता है जहां वो क्रिस्टोफर के ऊपर हमला करता है, लेकिन किसी तरह वो उस लड़के को भी वहीं मार देता है। इसके बाद जैक वहां अपने हाथों में गन लेकर आता है जो क्रिस्टोफर को घायल कर देता है, लेकिन किसी तरह क्रिस्टोफर सैला के साथ वहां से भागते हुए एयर लॉक रूम में पहुंच जाता है, जहां पर वो दोनों सूट पहनकर छिप जाते हैं। लेकिन रूम के बाहर जैक अपने हाथों में गन लिए वहां आता है और दरवाजे पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन उस रूम का गेट खुला होने के कारण
स्पेस की सारी एयर उस रूम में आ रही होती है। एयर के कारण सभी लोग फ्लो होने लगते हैं। जैक और क्रिस्टोफर के बीच में हाथापाई भी होने लगती है। इस कारण जैक क्रिस्टोफर को स्पेस से बाहर गिरा देता है, लेकिन उसने अपना सूट पहना हुआ था और थोड़ी ही देर बाद जैक भी अब वापस अंदर आने लगता है। लेकिन सैला, जो अभी भी वहीं मौजूद थी, वो उसे धक्का देकर वहां से नीचे गिरा देती है, जिस कारण जैक भी अब नीचे स्पेस में चला जाता है। और सैला अब समझ जाती है कि क्रिस्टोफर और जैक दोनों मारे गए हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद क्रिस्टोफर वहां पर पहुंच जाता है। वो इस कारण बच गया था कि उसने वो सूट पहना हुआ था। वो दोनों अंदर जाकर सभी लोगों को जैक की मौत की जानकारी देते हैं। इस कारण वहां मौजूद सारे लोग अपने हथियार डालकर सरेंडर कर देते हैं। इसके बाद हमें बताया जाता है कि उस शिप पर लीडर के लिए एक बार फिर से चुनाव होगा और उस चुनाव में वोटिंग होती है। तो इस बार भी क्रिस्टोफर को ही उस शिप का लीडर चुना जाता है। और इस दौरान क्रिस्टोफर उन सभी लोगों को बताता है कि वो लोग अब उस ब्लू लिक्विड को नहीं पिएंगे, लेकिन वो अपना काम बिल्कुल ईमानदारी से करेंगे, वो भी बिल्कुल नियम से, और सभी लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और मिलजुल कर प्यार से रहेंगे। क्रिस्टोफर की ये बातें सुनकर सभी लोग अपने अपने काम में जुट जाते हैं और इसी तरह टाइम गुजरता है और अब उन लोगों को कई साल गुजर जाते हैं और हम देखते हैं कि सैला और क्रिस्टोफर को एक बेटी हो चुकी है। और उसी शिप में हम और भी बच्चों को देख पाते हैं और टाइम गुजरता है, जिसके बाद 86 साल पूरे हो जाते हैं और अब वो लोग उसी प्लेनेट तक पहुंच चुके थे जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस मिशन में गुजार दी। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।